जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले की वीडियो देखी होंगी। मैं मनजीत सिंह कसवा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे क्लास 10th के टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट की, और इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक है वो हमने पढ़ लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है अपने लिए। डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है आपसे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, तो हम उसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं ब्रीफली। उसके बाद हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आ जाओ अपने सीधे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये देखो, कुछ ऐसे किया था, अगर समझ में आया ये तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो देखो नए स्लाइड पे करेंगे अपने। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन को हमने कहा था कि ये एक एंड टू एंड कॉम्बिनेशन होता है। एंड टू एंड का मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से, और दूसरे रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ये हो गया अपना बैटरी, ये स्विच, और ये हमने क्लोज करके इसको बना दिया सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा फ्लो होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और हम ये मान रहे थे कि आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। यहां भी इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, आई। तीनों रेजिस्टेंस के लिए भी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहती है। इसको हमने कहा कि ये R1 है रेजिस्टेंस, ये R2 है, ये R3 है। इसके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस V1, सेकंड के लिए V2 और थर्ड के लिए V3। और हमने कहा था पूरे सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो इन तीनों के सम के इक्वल होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। किया था ये। फिर हमने कहा कि V इज इक्वल टू ओम्स लॉ कहता है आई आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्यों लिखा था हमने, कि हम इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक ऐसा कोई नया रेजिस्टेंस उठा के लेके आएंगे, उस नए रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो इन तीनों रेजिस्टेंस के इफेक्ट के इक्वल होना चाहिए। या ये कहें कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो काम कर रहे हैं वो काम वो अकेला रेजिस्टेंस करेगा जो होगा इक्विवेलेंट। हम तो पूरे सर्किट के लिए लिखा, हमने तो क्या लिखा, पूरे सर्किट के लिए हमने लिख दिया कि V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। फिर हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात की थी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस में जब आप ओम्स लॉ लगाते हो फर्स्ट में, तो आता है V1 इज इक्वल टू आई आर वन। ओम्स लॉ से है ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड रेजिस्टेंस के लिए अपने पास आई थी V2 इज इक्वल टू आई आर टू, और थर्ड के लिए आई थी अपने पास है V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। ये तीनों वैल्यू उठा के हमने इस इक्वेशन में रख दी, तो क्या आएगा, V की जगह आई आर इक्विवेलेंट, P1 की जगह क्या जाएगा, आई आर वन। तो V1 की जगह आ गया आई आर वन, V2 की जगह आई आर टू, और V3 की वैल्यू आ गई आई आर थ्री। हमने आई कॉमन लिया राइट हैंड साइड से, तो आई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये किया था। आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है हमारी R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, कि जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं उनकी जो वैल्यू है उनको ऐड कर दो, और ऐड होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी किसकी, आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ठीक है जी। हमने पहली बात करनी है कि हर रेजिस्टेंस के लिए आई की वैल्यू सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों के लिए अलग अलग रहेगी। फिर हमने बात की थी कि इसमें अगर n रेजिस्टेंस जुड़े हों, 1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये अगर n रेजिस्टेंस जुड़े हों तो हम कहां तक चले जाएंगे, Rn तक। फिर इसके बाद एक और छोटा सा पॉइंट आया था कि अगर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो तो क्या करेंगे जी, तो हम कर देंगे सर इसका
n से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा n और r क्या है यहाँ पर, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू सारों को हम सेम ले रहे हैं, सभी को अगर हम सेम ले रहे हैं तो ये मान लेते हैं कि सभी रेजिस्टेंस जितने भी इसमें लगे हुए हैं सभी की वैल्यू r r r है, और n टाइम ऐड करना है तो हमें n टाइम ऐड करने से बेटर है कि हम उसको n से मल्टीप्लाई कर दें। अगर इसका डिटेल्ड अगर आपको डेरिवेशन दोबारा देखना है तो इससे प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें आपको मिल जाएगा। और आपसे एक अनुरोध है, विनती है आपसे कि जो भी क्वेश्चन, जो भी न्यूमेरिकल यहाँ पर बोर्ड पर आपको डिस्प्ले हो, उस न्यूमेरिकल के लिए वीडियो को एक बार पॉज करें और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब रफ नोटबुक और पेन हाथ में लेके बैठें ताकि आपके लिए ये फायदेमंद रहे, आपके समझ में आए। आप अगर क्वेश्चन करोगे वो आपसे सही हो जाता है, वेरी गुड, और अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होती है, समझ में नहीं आता, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ आपको करवाया जाएगा। तो उससे आपके माइंड में उसकी एक क्लियर इमेज बनेगी कि इसको ऐसे ऐसे करना है, स्टेप सारे याद रह जाएंगे आपके। आज हम इस पर बेस्ड दो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पर। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लो। टोटल व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, क्या बात कही थी, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, एंड टू एंड। द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज ए सेम। हमने कहा कि आई की वैल्यू सभी रेजिस्टेंस के लिए सेम रहती है अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर हम माने कि एक फर्स्ट रेजिस्टेंस 2 ओम का है, एक 4 ओम का है और एक 9 ओम का है, और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है, तो याद रखो जो आर इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो इसमें जो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ी आएगी। क्या कहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो लार्जर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कौन सा है, 9 ओम। और अगर हम बात करें इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, क्या आता है, 4 to 6 6 9 15 ओम आएगा। टोटल कितना आएगा, 15 ओम आएगा, जो सबसे बड़ा होगा। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब बात कर रहे होंगे तो हम इसके अपोजिट बात करेंगे थोड़ी सी। टोटल वोल्टेज, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। देखा है हमने, किया है, इसके बाद का आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी, Here are 3 resistors joined in series in a system having resistance equal to 10 ohm का है फर्स्ट, तो सेकंड है 20 ohm का, और थर्ड है 30 ohm का respectively. If the potential difference of the circuit is 240 volt, potential difference कितना दिया है, 240 volt. Find the total resistance and current through the circuit. हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, ये कहा गया है कि तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने के बाद जो सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें दिया 240 वोल्ट। पूछ क्या रहा है, टोटल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हो या टोटल रेजिस्टेंस का हो, बात दोनों ही सेम है। समझ रहे होगे, क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सर्किट, यानी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक और इलेक्ट्रिक करंट आई की चाहिए। हमारा सबसे पहले कंसेप्ट ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें गिवन है। क्या क्या क्वांटिटी गिवन है वो लिखेंगे पहले। तो देखो गिवन क्या है, 3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है, तीनों की वैल्यू दी हुई है, यानी R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज इक्वल टू 20 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 30 ओम, ये दिया है। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट इज 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। हमसे पूछा जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन R equivalent is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3। आएगा कि नहीं आएगा जी, बोलो। हाँ जी, गौर कर रहे हो। तो देखो R1 की R इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू 10 प्लस
R2 की 20 प्लस R3 की 30, टोटल आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60 ओम। किसकी वैल्यू पता चल गई? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 60 ओम, या कहें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? 60 ओम। सेकंड पूछता है हमसे कि एंड करंट थ्रू दी सर्किट। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है करंट। तो जी ओम्स लॉ याद है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। आर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, V पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है, I सर्किट में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है। तो पूरे रेजिस्टेंस की अगर बात करें, पूरा रेजिस्टेंस कितना है? टोटल, टोटल है अपना 60 ओम। तो इसको आप अगर R इक्विवेलेंट लिखो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि अब हमने एक से ज्यादा रेजिस्टेंस ऐड कर रखे हैं इसमें। हमसे पूछा इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू, तो I की वैल्यू फाइंड करोगे तो I, ये R इक्विवेलेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ फेंक के मारो इधर इसको, क्या आएगा? V अपॉन R इक्विवेलेंट। I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी, V की वैल्यू क्या है हमारे पास? इससे पहले V की वैल्यू दी है मैं 240 वोल्ट, अपॉन R की वैल्यू 60, I की वैल्यू कितनी आ गई? 4 नहीं, 4 एम्पियर। कितनी आ गई? 4 एम्पियर। बोलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर आर टू इलेक्ट्रिक लैंप, एक तो है M एंड N, which are joined in series having resistance equal to 15 ohm and 20 ohm respectively। दो कोई इलेक्ट्रिक लैंप है, पहले का जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है, सेकंड का रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया है। फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे बेटर तरीका डायग्राम बनाओ। चलो हम लैंप की बात कर रहे हैं, तो लैंप की जगह बल्ब यूज कर लें या लैंप यूज कर लें। ये मान लो ये एक लैंप है, इसको हम कह रहे हैं M, एंड दिस इज सेकंड लैंप, दैट इज N। जी इतना ही बोला अब तक, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है। और इसके लिए वैल्यू क्या क्या दी गई है हमें? इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 15 ओम है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है। चलो जी नेक्स्ट आगे देखो क्या कह रहा है ये। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज 220 वोल्ट, इसकी वैल्यू दे दी, V की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर आप नॉर्मली लिखोगे तो R1 की वैल्यू 15 ओम, R2 की वैल्यू 20 ओम, और V की वैल्यू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। हम कर देंगे एक सर्किट पूरा, ये लगा दी हमने बैटरी और ये लगा दी हमने की। समझ में आ गया हो क्या करना है? दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, कुछ ऐसे दिखेगा सर्किट। ये हमें वैल्यू अब तक दे दी गई है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, उल्टे हाथ का काम है सर ये तो हमारे। कौन सा कॉम्बिनेशन है? यहां से करते चलो, कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। हम क्या लिखेंगे? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहले गिवन लिख लिया वो यहां लिख लोगे, उसके बाद करोगे, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, पहले वहां लिख दिया उसके बाद यहां लिखना। लिख रहा हूं मैं, आप क्या करोगे? स्टेप टू स्टेप चलोगे। हमें क्या पता है कि R इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 ना जी। अब की बार कितने? 2 है। हम कहां तक जाएंगे? अब की बार जाएंगे हम R2 तक। R इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 की वैल्यू 15 प्लस R2 की वैल्यू 20, R इक्विवेलेंट कितना आ गया? बोलो, तो आ गया 35 ओम। हमसे पूछा टोटल रेजिस्टेंस, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल गई हमें। कितनी मिली? तो 35 ओम। चलो जी फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, अभी बात की है अभी। इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। अगर एक से ज्यादा सर्किट में रेजिस्टेंस लगे हैं, सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगे हैं, तो हम R ना लिख के क्या लिखेंगे? R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू हमसे पूछा I की वैल्यू, तो I की वैल्यू फाइंड करो। I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। V की वैल्यू 220 वोल्ट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट
35, 5 से कटेगा ये 44, ये आ जाएगा 7, इतना ही तो आता होगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है जी। 44 को फिर डिवाइड करेंगे 6.2 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया अपना 6.2 एम्पियर। कैलकुलेशन अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो तो उस पर ज्यादा गौर मत करना, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो आप, 10th क्लास में इतना तो आता ही है। आई की वैल्यू आ गई जी। सर्किट आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू लैंप्स सेपरेटली। तो जी हमने ये बात की थी कि अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, आगे वाले का रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। हम बोल रहे थे, अब ये पूछ रहा है भाई बताओ, आपने कहा अलग अलग होगा तो कितना कितना होगा, अगर अलग अलग होगा तो कितना कितना होगा। तो हम कह लेंगे जी हमें आता है ये, तो कैसे, और फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे आप हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस का हो या फर्स्ट लैंप का हो या लैंप एम के लिए, और लैंप एम, एम लैंप में देखो ओम्स लॉ लगाओ आप जी, पता है हमें V इज इक्वल टू आई आर। तो इसको हम R1 लिख दें, इसको V1 लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल ही नहीं। V1 की वैल्यू, V तो सभी के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए हमें फाइंड करना है। V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू आई, आई तो पूरे सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम ही रहता है, कितना है 6.2 एम्पियर। हम कितना पुट कर देंगे 6.2 मल्टीप्लाइड बाई R1, R1 कितना है 15, मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू किसी की आ जाएगी V1 की, बोलो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी जी। सेम इसी प्रकार आप V2 के लिए करोगे, कुछ इसी तरीके से आप V2 के लिए करोगे, तो V2 के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा, हो गया। अब हमें फाइंड करना है दूसरे के लिए, तो हमें आई की वैल्यू मिल चुकी है पूरे सर्किट के लिए, कितनी है 6.2 एम्पियर। और अगर आप बात करोगे रेजिस्टेंस की R2 की तो कितना है 20 ओम। अगर आपको चाहिए V तो ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू V2 आ गया इसके लिए, V2 लिख दो, या उसको आप VM लिख लेना, इसको VN लिख देंगे फॉर लैंप N, या V1 V2 लिखना चाहो वैसे लिखो, जो लिखोगे आपकी मर्जी है। अगर उसको VM लिखा है तो इसको VN लिखेंगे, उसको V1 लिखा है तो इसको V2 लिखेंगे। और I R2, I की वैल्यू 6.2, R की वैल्यू 20 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी V2 की। याद रखना V1 और V2 की वैल्यू जोड़ो दोनों तो कितना आना चाहिए 220 वोल्ट आना चाहिए, 220 वोल्ट आना चाहिए, आएगा क्या। देखें कहाँ है वो डिलीट हो गया। आप कैलकुलेट करना आए क्या, इतना आएगा क्या, नहीं आए तो कमेंट करना, करेंगे, आएगा आएगा कैसे नहीं, ठीक है जी। अब इसके बात करने वाले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब जी पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने से पहले ना एक छोटा सा आप काम करो कि आप दोहरा के देखो उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आया था वो देखो। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कह रहे थे हम, तो हमें पता है कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन कह रहे थे किसको, कि अगर एंड टू एंड कनेक्शन हो, क्या हो एंड टू एंड कनेक्शन हो तो वो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या रहती है सभी रेजिस्टर्स के लिए सेम रहेगी, सभी रेजिस्टर्स के लिए क्या रहेगी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम। कब
सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करेंगे पैरेलल की। पैरेलल थोड़ा सा अलग है। पैरेलल से समझते नहीं हो आप भी? अगर आपको कहूँ कि 3 रेजिस्टेंस दे दूं आपको हाथ में ऐसे कि ये ले लो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल रखो, तो क्या करोगे जी? हम कुछ ऐसे रख देंगे। बोलो रखा कि नहीं रखा? रखा। अबे सर्किट में भी तो ऐड करना है इसको, तो सर्किट में ऐड कैसे करेंगे जी? ये पॉइंट लेके कोई वायर का यहाँ से इसको भी ऐड कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी ऐड कर दिया। वहीं क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐड कर दिया, यहाँ लेके गए और इसको ऐसे ऐड कर दिया। अब कर दें सर्किट पूरा। ये बैटरी अब सेम रहेगा अपना। ये स्विच, ट्विस्ट क्या आएगा देखो तो। जो कह रहे हैं कि पहला रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है R1, सेकेंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2 और थर्ड की वैल्यू है R3। है कि नहीं है जी? है। अब एक चीज बताना आप है, क्या मैं इस पॉइंट को A लिखूं और इस पॉइंट को B लिखूं और फिर कहूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ आप फर्स्ट के लिए? इलेक्ट्रिक करंट कहां से जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। फर्स्ट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। मान लेते हैं एक बार कि V आता है, चलो ठीक है। R2 के लिए बताओ। पॉइंट तो सेम ही है, वही पॉइंट तो सेम है, वोल्टमीटर तो उन्हीं के बीच ऐड होगा। पॉइंट सेम है तो सेकंड के लिए भी क्या आएगा? V, और थर्ड के लिए भी क्या आएगा? V। याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रजिस्टर्स की जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर वो सेम रहता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्या सेम रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर बात करोगे तो इसके लिए कहोगे तो V है, इसके लिए भी कहोगे तो भी V है, इसके लिए भी कहोगे तो भी V है, और पूरे सर्किट की बात करोगे तो भी V है। अब देखो, हो सकता है R1 की वैल्यू बहुत छोटी हो, क्या हो? बहुत छोटी हो, और R2 बहुत बड़ा हो, और R3 उससे भी बड़ा हो। मतलब इलेक्ट्रिक करंट वेरी करेगी ना इसमें। इतना तो समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक करंट ऊपर नीचे होगी। अगर रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगी। तो हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिक करंट कम होगी कि ज्यादा होगी, इसलिए हम इसके नेमिंग कुछ ऐसे करेंगे। इसमें कहेंगे कि I1 इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो देख लेंगे किसमें ज्यादा है किसमें नहीं है। ये I2 आ रहा है, ये I3 आ रहा है। इससे होता हुआ इधर आया I1, इससे होता हुआ इधर आया I2, और इससे इधर होता हुआ आया I3। और हम कह रहे हैं पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो हो रहा है? I। तो क्या मैं ये लिखूं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3? तो क्या ये गलत होगा? ना जी, गलत कैसे होगा? तीनों आके ही तो I बना रहे हैं। इधर से कितना गया? I। तो ये I तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और आगे आगे ये 3 पार्ट वापस क्या बना रहे हैं? I बना रहे हैं। बना रहे कि नहीं बना रहे? बोलो, बना रहे हैं। तब तीनों के लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई, तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पता चल गई, तीनों के लिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पता चल गई जी। ठीक है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसकी? तो आप कहोगे कि अगर 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 रजिस्टर्स कुछ इस प्रकार कनेक्टेड हो कि उन सभी का इनिशियल पॉइंट कोई एक पॉइंट हो और फाइनल पॉइंट किसी अदर एक पॉइंट पर कनेक्ट हो। क्या हो? सभी रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट किसी एक पॉइंट पर और तीनों का फाइनल पॉइंट किसी एक पॉइंट पर हो। ए और बी पे है कि नहीं है? है। तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहा जाएगा इसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार दोबारा सुने कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस का या जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हों, या ये कह सकते हैं कि अगर सभी रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट कोई एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है और फाइनल पॉइंट कोई अदर पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए रेजिस्टेंस। इनके लिए V की वैल्यू सेम रहती है, जो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। I की वैल्यू I1 I2 I3 होगी, V की वैल्यू सेम रहेगी तीनों के लिए, और रेजिस्टेंस R1 R2 R3। हमें इतना पता चल गया। हमने ये कहा कि I गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? इधर जाके, इधर से देखो, I जा रहा था एक, इधर आया, इधर आके क्या हुआ? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, जाता गया यहाँ के वापस एक हो गया। यानी ये जो I है वो इन तीनों का सम है कि नहीं है? है जी। ये जो I गया था, क्या ये 3 पार्ट में नहीं टूटा? टूटा। तो इन तीनों पार्ट का सम किसके इक्वल होगा? I के। तो हमने वही तो लिखा है, गलत तो नहीं लिखा जी? नहीं लिखा। बात करेंगे हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे अब? हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस की लिखेंगे। फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस
और फर्स्ट रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम्स लॉ से क्या आएगा, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, क्या आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो जी क्या हम V निकालेंगे ना जी, V तो तीनों के लिए सेम है, V निकालने का तो मतलब ही नहीं है। तो देखो रेजिस्टेंस की तो वैल्यू चाहिए, उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने उसको छेड़ा क्या, नहीं छेड़ा, हमने आई के वैल्यू, V की वैल्यू कैलकुलेट कर ली वहां, क्योंकि उसमें आई सेम था। अब की बार दिक्कत ये आएगी V सेम है, तो हम अब की बार किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आई की। तो आई क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए I1 और R1, देखो है कि नहीं है, फर्स्ट रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट I1, रेजिस्टेंस R1 और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। हम यहाँ से I1 की वैल्यू क्या बताएंगे कि I1 इज इक्वल टू, ये R1 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो V अपॉन R1। बोलो यस कि नो, हो गया जी। हम अगर सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें तो हम कहेंगे V इज इक्वल टू I2 R2, ये लिख लो, या अगर ये ना लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट लिखो। अब समझ में आ गई बात आपके, अब लिखेंगे हम I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। I2 है सेकेंड रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट, I3 है थर्ड रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक करंट। बोलो तीनों की वैल्यू आई कि नहीं आई, आ गई जी, आ गई तीनों की वैल्यू हमारे पास। अब इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद करना क्या है, ओम्स लॉ में ये जो अपने ओम्स लॉ से जो वैल्यूज आई हैं तीनों, V की सॉरी I1 की, I2 की और I3 की, यहां वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल करेंगे जी, टेंशन नहीं ना लो आप। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, V की वैल्यू, V की वैल्यू क्या थी, V1 I1 की सॉरी V अपॉन R1, आ गया जी V अपॉन R1, प्लस ये आ जाएगी V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू क्या आई थी, V अपॉन R3। ठीक है जी। अब एक बार दोबारा याद करो ओम्स लॉ को, एक बार ओम्स लॉ को दोबारा याद करो। ये ओम्स लॉ इस चैप्टर का भगवान है बेटा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई आर रख दें जी, ना ना, क्यों, क्योंकि तीन रेजिस्टेंस लगे, तीन लगे हैं तो हमें चाहिएगा इक्विवेलेंट, तो हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। हमें पता है टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, पर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता नहीं, वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम V का V लिख दिया, I का I लिख दिया, R की जगह हमने लिख दिया R इक्विवेलेंट। यहां से I निकालना, एक बार कैलकुलेट करना आप, I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। बोलो यस कि नो, अरे बोलो आया कि नहीं आया, आया जी। उठा के वैल्यू मारो, चला गया, क्या आएगा अब, ये वैल्यू ले जाओ उधर, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट। ऐसे मतलब कॉमन फैक्टर देखते ही हाथों में खुजली नहीं होती है, कॉमन ले लो इसको, V बार ले लिया, V अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 प्लस 1 अपॉन R3। सर बन गई बात, V काट दें, बिल्कुल। तो क्या आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बोलो यस कि नो, हो गया जी, आ गया, ये 1 है बेटा, क्या है ये 1, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब कैलकुलेशन हो कर रहे हो आप तो गलती मत कर देना, ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की। अगर हमें अब तीनों का एलसीएम लें फिर करें तो इसको और कॉम्प्लिकेटेड करना है वो, तो जब हमारे पास R1 R2 R3 की वैल्यू होगी तब हम करेंगे R इक्विवेलेंट की वैल्यू, पर अब तक इतना याद रखो। आ गया जी, बिल्कुल याद रखना, सीरीज और पैरेलल को इकट्ठा मत कर देना, उसमें R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बोलो आया था कि नहीं आया था, आया था। इसमें क्या आया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फिर थोड़ा सा अपना वही कॉमन रहेगा कि सर अगर n रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस कितने आ जाए n, तो हम क्या कहेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट अंत तक चला जाएगा, अब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3
+1 अपॉन ये चलते चलते कहां तक चले जाएंगे, +1 अपॉन R n तक। 2 रेजिस्टेंस हो, 2 का ऐड कर दो यहाँ, 3 हो तो 1 अपॉन यहाँ तक आ जाओ, 5 हो तो 5 तक चले जाओ, 10 हो तो 10 तक चले जाओ, 11 हो तो 11 तक चले जाओ, जहां तक मर्जी, जहां जितने रेजिस्टेंस उतने तक चले जाओ। ठीक है जी। फिर हम एक बात और कर रहे थे क्या, कि R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn, और ये सारे इक्वल हो किसके, R के। किसके इक्वल हो, R के। फिक्स वैल्यू दे दी कि 100 रेजिस्टेंस है, ईच रेजिस्टेंस 10 ओम का है, यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस 10 ओम का है, टोटल 100 रेजिस्टेंस है, और क्या किया हमने, उसको पैरेलल ऐड कर दिया। तो आप क्या 1/10 1/10 1/10 100 बार लिखोगे ना जी, क्या करो 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो, तो वही काम यहां करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, गलती नहीं करनी, n को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/R से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/R से। सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा NR आया था, क्यों, क्योंकि ये भी डायरेक्ट 1/R नहीं थे, डायरेक्ट R1 + R2 + R3 ये था। चलो जी, समझ में आ गया। तो क्या आया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/R। क्या आया, n/R। क्या आप R इक्विवेलेंट की वैल्यू बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं जी। क्या करें, पलट दो इसको, पलटेंगे तो R इक्विवेलेंट अपॉन 1 होएगा ही, 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा, R/n। क्या हो जाएगा, R/n। ये याद रखें भाई, क्या करना है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर n रेजिस्टेंस इक्वल वैल्यू के सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हों तो R इक्विवेलेंट आता है अपना NR। क्या आता है, R को मल्टीप्लाई करते हैं n से, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो R को डिवाइड करते हैं n से। बस समझ गए, ये मान लो बादशाह हो गए आप इसके। और समझना है ढंग से, ट्यूशन पे आ जाओ। याद क्या रखना है, सभी रेजिस्टेंस जितने भी हम कह रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करना हमें, या ये कहें कि अगर सारे रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट किसी एक पॉइंट पर, एंड पॉइंट किसी एक पॉइंट पर है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये जो जाल बनेगा, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा कौन सा है, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तीनों में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, फर्स्ट में I1, सेकंड में I2, थर्ड में I3। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि जिन दो पॉइंट्स के बीच ये कनेक्ट है, दोनों पॉइंट तीनों के लिए सेम है। ए और बी तीनों के लिए सेम है कि नहीं है, हाँ जी बिल्कुल है। उसके बाद बात करोगे आप रेजिस्टेंस की, तो वो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग होंगे। चलो जी, अब करते हैं क्वेश्चन एक। अब एक करेंगे क्वेश्चन, देखो अच्छा लगेगा, एक बार पढ़ लो। When multiple resistors are connected in parallel in an electrical circuit, parallel connect हो तो they are arranged so that both ends of each resistor, दोनों एंड प्रत्येक रेजिस्टेंस के, both ends of each resistor are connected to the same 2 points, point A and point B। और हमने कहा इनका सेम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने क्या लगाते हैं भाई, वोल्ट मीटर। तो हमने लगा दिया, ये R1, ये R2 और ये RA3, फॉर्मिंग मल्टीपल पाथ फॉर करंट फ्लो। अलग अलग पाथ है कि नहीं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का, इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, इसमें I3 जाएगी। यहाँ लगी हुई अपनी बैटरी, ये देखो कुछ सिंबल के पीछे आ गई है, दिखाई नहीं दे रही है, पर पता है आपको क्या लगेगी, बैटरी। बैटरी लगा दी, उसके बाद ये लगा दिया जी स्विच, उसके बाद एमीटर लगा दिया इसने, सियाना बना रहा है इसने, क्या किया, एमीटर लगाया, इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करेंगे। चलो जी, कोई प्रॉब्लम, चलो वेरी गुड। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। पूरे सर्किट की वोल्टेज हो, या कहें कि जो हमने सोर्स लगाया है उसके वोल्टेज के, या अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होती है। किसकी वैल्यू, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ठीक है जी। टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अलग अलग रेजिस्टेंस जितने भी हमने 3 लगाए हो, 5 लगाए हो, 10 लगाए हो,
सब में जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर 5 लगाए तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, 500 का 500 आ जाएगा। आप जोड़ दो, उसको जोड़ते क्या आ जाएगा, सर्किट की टोटल इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सर्किट की टोटल इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी। बोलो ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 या पैरेलल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट एग्जांपल देखो। There are two resistors R1 and R2 having resistance equal to 20 ohm and 30 ohm. Given values लिखोगे तो समझ में आ गई बात। सबसे पहले क्या करोगे, गिवन वैल्यूज, तो हम कहेंगे R1 इज इक्वल टू 20 ओम एंड R2 इज इक्वल टू 30 ओम। ठीक है जी। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कौन सा है ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन है in an electric circuit. If the potential difference across the electric circuit is 5 volt, V की वैल्यू दे रहा है जी, कितनी है, 5 है वोल्ट। चलो ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, I की वैल्यू फाइंड करो। करेंगे जी, शांति रखो। एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स, टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड करो। हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, अभी ओम्स लॉ लगाने के लिए हमें V और R चाहिए होता है। अगर I चाहिए तो V और R चाहिएगा। R हमारे पास पहले से नहीं है, R अलग अलग है, दो इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेके आएंगे। हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। क्यों 2 तक क्यों लिखा, क्योंकि दो ही रेजिस्टेंस है। तो याद रहता होगा, नहीं तो कल एक राय दी थी ना, च्यवनप्राश खाया करो, सर्दी आ गई है। लिखो वैल्यू का 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू तो 1/20 है जी, प्लस 1/R2 की वैल्यू 30 है। 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगा, एलसीएम आएगा इसका 60, डिवाइड किया 3, फिर इसको डिवाइड किया 2, क्या आया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/60। हमें 1/R इक्विवेलेंट थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए R इक्विवेलेंट। क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट। पटक के इसको मारो उल्टा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 60/5। क्या हो जाएगा 60/5, और आगे लगा देंगे इसके हम रेजिस्टेंस। तो डिवाइड हो रहा है, रुको एक बार, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। कितना आएगा 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 12 ओम। तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहा था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल लार्जर रेजिस्टेंस से भी लार्जेस्ट होता है। क्या कहा था, लार्जर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। इसमें याद रखना, स्मॉलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटा। दोनों में कितना है, एक 20 एक 30 है। आंसर क्या है 12। अरे बोलो छोटा है कि नहीं है, पता होगा इतना तो। हाँ जी, आर की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। आर तो हो गया। ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट। वी की वैल्यू 5, आई की वैल्यू पता नहीं है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 12। कितनी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 12। फेंक के मारो इसको इधर। आई इज इक्वल टू आएगा 5/12 एम्पियर। कितना आएगा, आई इज इक्वल टू 5/12 एम्पियर। तो बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो जी, थोड़ी बहुत है तो दूर कर देते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, अब की बार ज्यादा आ गए। देयर आर 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंस मतलब जो हम घर में काम में लेते हैं। मान लो एक आपका लैपटॉप लगा हुआ है, एक मोबाइल लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, एक कूलर लगा हुआ है। मान लिया 5, कोई जो भी मानना आपको अच्छे लगे वो मानो। हमें पता है कि हमें अब गिवन वैल्यूज चाहिएगी, और गिवन वैल्यूज कितनी होती है, गिवन वैल्यूज कितनी है। अब की बार इसने कहा 5 अप्लायंसेस लेके आ रहे हैं हम, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन 5 अप्लायंसेस लगे हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, सॉरी मानना नहीं, अपने हिसाब से नहीं मानना, पता है इसने क्या क्या लगाया। एक लगा इलेक्ट्रिक हीटर, एक लगा इलेक्ट्रिक लैंप, पढ़ रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फैन हवा ले रहे हो, कंप्यूटर,
मल्टी टैलेंटेड हो गया, साथ में कंप्यूटर भी चला रहे हो। एग्जॉस्ट फैन आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए हाउस होल्ड। एक घर में 5 जो अप्लायंसेज हैं किसमें लगे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। कौन कौन? हीटर लगा है, इलेक्ट्रिकल लैंप लगा है, इलेक्ट्रिकल फैन लगा है, कंप्यूटर लगा है, एग्जॉस्ट फैन लगा है। अब एक चीज तो समझ में आती है कि लगे हैं, पर ये सारा हीटर और फैन साथ में कौन चलाता है भाई? चलो कोई ना, अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्या है? 5 लगे हैं ये, ठीक है जी। तो द रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज आर 45, 8, 20, 10 ohm respectively. If an electric current of 240 volt, वोल्टेज की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? वोल्टेज की, इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, देन फाइंड। तो क्या फाइंड करना है? देखो आप, एक तो आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे, यार क्वेश्चन रह गया होगा थोड़ा बहुत है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करोगे। सेकंड, आई की वैल्यू फाइंड करोगे सर्किट में। क्या फाइंड करोगे? आई की वैल्यू। अब हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। यहां से वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, ठीक है जी। अब R की वैल्यू आ जाएगी, V की वैल्यू दे रखी है, इससे क्या आ जाएगी? V इज इक्वल टू IR लगाओगे आप, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी, V की है हमारे पास, R इक्विवेलेंट की किसकी वैल्यू मिल जाएगी? I की वैल्यू, ठीक है जी। अब आप इतना कर रहे हो तो हमारा एक छोटा सा काम और करना, आप जितने भी अप्लायंसेस लगे हैं उनमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बता देना हमें कमेंट में। अब देखो अगर 5 लगे हैं तो बेटा पैरेलल में कुछ ऐसे होंगे कि नहीं होंगे? 3, 4 और 5। एक ये गया, चलो मान लिया हीटर है ये। सेकंड इलेक्ट्रिकल लैंप है, थर्ड फैन है, फोर्थ कंप्यूटर है और फिफ्थ एग्जॉस्ट फैन है। और ये सारे मिलाएंगे तो कुछ ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कुछ ऐसा ही सर्किट बनेगा। 500 को हमने क्या किया है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया है। अब हमें कंप्लीट आई यहां से पता चल जाएगी, रेजिस्टेंस इससे पता चल जाएगा, पर हमें ये बताना है ना, हम ये कहते हैं ना कि ये आई है। डेरिवेशन में हमने क्या देखा? 3 थे यहाँ, तो 3 पार्ट में टूट गया। अब I1 आएगा इधर, इधर I2 आएगा, इधर I3 आएगा, इधर I4 आएगा, इधर I5 आएगा। आप हमें कमेंट करोगे I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, I4 की वैल्यू, I5 की वैल्यू, एंड ये भी बताओगे कि क्या I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। अगर आपने 500 इलेक्ट्रिक करंट का सम किया तो क्या टोटल इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल आया? आया तो ऐसे करके भेजते हो आप, वो भेज देना, ठीक है। 500 वैल्यू कैलकुलेट करो, उसके बाद बताना कि सर हम ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, सही है कि गलत है? ये सही है तो बहुत अच्छी बात है, और गलत है हो नहीं सकता ये, तो आप ट्राई करना। इसके बाद हम चल पड़े हैं इस चैप्टर के एंडिंग की ओर। टॉपिक आ गया अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आ गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे करंट के हम 3 इफेक्ट पढ़ते हैं मेजरली। कितने इफेक्ट होते हैं? 3। एक पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट। क्या? केमिकल इफेक्ट। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, और थर्ड आता है अपना मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या पढ़ दिया? मैग्नेटिक इफेक्ट। अब देखो जी 3 है ना, इसमें एक तो है इत्तू सा हीटिंग इफेक्ट जो अब कर देंगे। केमिकल इफेक्ट ये छोड़ दिया आपकी 11th क्लास के लिए। और मैग्नेटिक फील्ड इतना पढ़ रहे हो तो हमने इसके नाम से अपने जो उच्च शिक्षक हैं जिन्होंने अपने नोटबुक का सिलेबस डिसाइड किया है, सॉरी बुक का सिलेबस डिसाइड किया है, उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक नया चैप्टर बना दिया है जी। तो आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, बिल्कुल। अब हम बात करेंगे किसकी? ज्यादा डीप नहीं जाना है, हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट की।
हीटिंग इफेक्ट की, ये बाकी बातें पढ़ेंगे। केमिकल इफेक्ट आप 11th क्लास में पढ़ते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और हीटिंग इफेक्ट अभी पढ़ेंगे। अब बात आएगी जी हीटिंग इफेक्ट होता क्या है। तो आप एक चीज मानो कि वायर है कोई, जिसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो, नॉर्मली सर्किट बना होता है घरों में। उस वायर की फोटो को अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देता है भाई? सिलेंड्रिकल होता है ना, ये कुछ ऐसे दिखाई देगा ही नहीं। सर इतना बड़ा वायर थोड़ी होता, अरे जूम करने के लिए बोला है ना, तो करो ना। फिर क्या करना है? जूम करना है, तो कुछ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम कह रहे हैं इसमें इधर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? इधर है इलेक्ट्रिक करंट। एक बात और बताना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन जा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे कि नहीं जा रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, तो बोलो यस कि नो? जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, गए जी। एक रेजिस्टेंस नाम की बला पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो डिस्टरबेंस आती है, चार्जेस के फ्लो में जो डिस्टरबेंस आती है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहे होंगे तब एक दूसरे से कोलिजन नहीं होगा क्या? अगर आप देखोगे कि वायर बहुत पतला होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका बहुत कम होता है। छोटा सा एग्जांपल सोच के देखो, आप किसी गली में जा रहे हो, कोई गली से क्रॉस हो रहे हो, कहीं जा रहे हो आप, जैसे आप स्कूल जाते हो अपने, और वहां पर भीड़ हो, तो ऐसे आप कोलिजन करते नहीं चलते? कभी ये कंधा किसी और के, कभी ये कंधा किसी और के, चलते हो। तो वैसे ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कभी इससे टच करेगा, कभी दूसरे से, इनके बीच होगा कोलिजन। और कोलिजन होता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो हमें हीट के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? हीट के रूप में। और जो एनर्जी हमने इसको दी कहां से? अगर हम कहेंगे ये वायर है, तो हम कहां से दे रहे हैं भी एनर्जी? भाई इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने को, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। तो आप सॉरी, मूव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज को मूव क्या आप ऐसे पकड़ पकड़े करवाते हो क्या? इधर गया इधर गया, ये नहीं करवाते ना। क्या जोड़ते हैं उसके साथ? बैटरी जोड़ते हैं। ठीक है जी, बैटरी जोड़ेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, और इधर ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कौन जा रहा है? इधर इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, सुनो दोबारा, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो चार्ज फ्लो हो रहे हैं। सीधी सी बात ये है कि इलेक्ट्रिक करंट है तो चार्ज भी है वहां पे, फ्लो होते हुए चार्ज है। फ्लो होते हुए चार्ज होंगे तो कोलिजन भी होगा, टकराएंगे भी एक दूसरे से। इनको हमने काइनेटिक एनर्जी कहां से दी? काइनेटिक एनर्जी कहां से दी हमने? हमने दी सेल से या बैटरी से। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीटिंग एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस होगी। किस एनर्जी में? हीटिंग एनर्जी में। जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वायर हीट प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नाउन एज इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वायर में करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने से वायर हीट होगा, और जो हीट होता है इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, क्या? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नॉर्मली अगर आप फैन को चलता छोड़ दो 1 घंटे के लिए, मान के चले 1 घंटे, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन लंबे टाइम तक चलाओगे आप, तो क्या होगा? फैन का जो मोटर होती है वो हीट हो जाती है। क्यों? सेम रीजन। मोटर के अंदर क्या होता है? बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग होती है कि नहीं होती? बाइंडिंग होती है, कॉपर वायर की होगी या एल्यूमिनियम वायर की होगी, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज भी फ्लो हो रहे हैं। चार्ज फ्लो हो गए तो कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो हीट जो है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, वो हीटिंग एनर्जी के रूप में बार प्रोड्यूस होगी, या हमें हीट फील होगी, और उस इफेक्ट को कहेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हीटर हो गया, यूज करते हैं, इसी पे काम करता है। बल्ब हो गया, इसी पे काम करता है। फ्यूज हो गया, इसी इफेक्ट पे काम करता है। हमेशा इसके डिसएडवांटेज नहीं है, एडवांटेज भी बहुत हैं। फिर डिसएडवांटेज मतलब, अगर रेगुलर कोई चीज बहुत देर तक, अगर आप मोबाइल में पबजी खेल रहे हो तो आप देखना, अगर चार्ज लगा रखा है साथ में आपने, और पबजी खेल रहे हो लगातार 2-3 घंटे से, तो क्या होगा? उसका अडेप्टर, जो चार्जिंग का अडेप्टर जो सॉकेट में आप लगाते हो, वो क्या होगा? हीट हो जाएगा। वो तो हीटिंग इफेक्ट। अब वो तो डिसएडवांटेज है उसका। क्या है वो डिसएडवांटेज है। लेकिन सारे डिसएडवांटेज नहीं, इसके एडवांटेज भी हैं, हम बात करेंगे उन्हीं की। पहले थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं।
तो क्या कहते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होगी, क्या जो हीट एच प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आई स्क्वायर के। जूल ने कहा था ये, अकॉर्डिंग टू जूल द हीटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी। दूसरा, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी ठीक है। रेजिस्टेंस ज्यादा, चार्ज के फ्लो में दिक्कत ज्यादा, तो चार्ज के फ्लो में दिक्कत ज्यादा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी या जो एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स के पास है वो क्या करेंगे, हीट के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो क्या कहेंगे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। थर्ड बात करेंगे हम कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T यानी टाइम। अगर आपने मोबाइल चार्ज लगाया और मोबाइल चार्ज 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए चार्ज लगाया और उसको आप साथ में यूज भी नहीं कर रहे, देखना अडेप्टर हीट नहीं करेगा। और अगर बहुत लंबे टाइम तक आप चार्जिंग पे लगाते हो या बहुत लंबे टाइम तक आप किसी भी अप्लायंस को यूज करते हो, फ्रिज की जो बैक साइड होती है उसको देखना हीट प्रोड्यूस करता है वो। फैन हो उसकी मोटर को टच करके देखना हीट हो जाता है वो। अगर आप टीवी देख रहे हो लगातार 2-3 घंटे से, टीवी के पास जाके देखना टीवी हीट हो जाता है वो। तो डिपेंड किस पे कर रहा है ये, टाइम पे। इलेक्ट्रिक करंट जितनी ज्यादा फ्लो, हीट उतनी ज्यादा। किसी भी कंडक्टर का जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, हीट ज्यादा। अगर इलेक्ट्रिक करंट हमने लंबे टाइम तक फ्लो की, हीट ज्यादा। यानी तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीनों को एक साथ लिख देंगे तो फॉर्मूला बनेगा अपना H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। क्या बनेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अरे समझ में आ रही है बात है। फॉर्मूला क्या गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। ध्यान में रखें, काम आएगा ये। चलो जी, आ गया काम। हीटिंग इफेक्ट दे देखो एक, पहला देखो आप बल्ब, क्या बल्ब। बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, ये एलईडी और एल जो अपने आजकल ये मरकरी वगैरह आ रही है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो आता ना पहले वो येलो कलर का जलता था, जो पुराने टाइम का, वो गांव में मिलता है वो अभी। उस बल्ब के अंदर देखना एक फिलामेंट लगा होगा पतला सा, मतलब कुछ इस टाइप का, मतलब एक जैसे स्प्रिंग जैसा होगा इधर, ऐसा कुछ। ये बना होता है टंगस्टन का। किसका होता है, तो हम कहेंगे जी टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। स्पेलिंग के लिए मैंने पहले बोला, सीरियस नहीं होना, चेक कर लेना एक बार। टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन होती है बेटा प्योर मेटल। क्या होती है, प्योर मेटल। और प्योर मेटल होने के साथ साथ इसकी एक प्रॉपर्टी और है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, क्या होता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। क्या होता है, हाई नहीं, बहुत हाई होता है। अप्रोक्सीमेट 3380 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर वो इतना पतला सा वायर, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, इधर से हम स्विच ऑन करें, उधर से फिलामेंट फुक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा चाहिए। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, हम उस बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा तो चार्ज प्ले, देखो चार्ज जाएंगे कि नहीं, फ्लो होंगे कि नहीं होंगे टंगस्टन में, या उस फिलामेंट में फ्लो होंगे, फ्लो होंगे। फ्लो होंगे, ज्यादा होंगे तो एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, और ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी तो वो ग्लो करेगा। यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण हम क्या कहेंगे, इट ग्लोज, इट ग्लोज। ये हमें रोशनी देता है। क्या देता है, हमें रोशनी देता है। गॉट इट। किस पर इफेक्ट डिपेंड है ये, या कौन से इफेक्ट पे काम करता है, तो हम कहेंगे हीटिंग। क्या बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट की। ठीक है जी, हाँ जी बोलो। नेक्स्ट, फ्यूज। क्या होता है, फ्यूज एज ए सेफ्टी डिवाइस यूज किया जाता है। और बना हुआ किसका होता है, कॉन्स्टेंटन, टेंटन, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। स्पेलिंग पर सीरियस नहीं होना, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कर लेना सही।
कॉन्स्टेंटन का बना होता है। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो रखा जाता है। क्या रखा जाता है? लो। बट एज कंपेयर टू सर्किट, सर्किट के मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा कम रखा जाता है। क्यों? अब आप देखना, फ्यूज गाड़ियों में भी आते हैं, फ्यूज बाइक्स में भी आते हैं, फ्यूज अपने घर में भी यूज करते हैं। अगर आपने पुराने वाले सॉकेट बोर्ड लगे हुए घर में, इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड लगे होते हैं, वो देखना आप निकाल के उसमें एक पिन होगी ऐसा बॉक्स सा, तो जब आप खींच के बाहर निकालोगे ना तो उसके पीछे दो इतनी इतनी ब्लेड्स लगी हुई मिलेगी छोटी छोटी, और उन ब्लेड्स के बीच लगा होगा वायर। क्या लगा होता है? वायर। कौन से का होता है? और प्रॉपर तो होता है कॉन्स्टेंटम का। अपने जो आगे हम लगा देते हैं, तो तभी तो अप्लायंसेस खराब होते हैं अपने। हमें कौन से का यूज करना चाहिए? कौन से का यूज करेंगे? तो कॉन्स्टेंटम का। क्या यूज करेंगे? कॉन्स्टेंटम। या ये कह सकते हैं निकल और कॉपर का। तो निकल और कॉपर जो अलॉयज होती है, निकल और कॉपर की जो अलॉयज होती हैं, उनका बनता है फ्यूज। ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एज कंपेयर टू सर्किट कम रखा जाता है, ताकि अगर हायर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो चार्ज ज्यादा फ्लो होंगे, चार्ज ज्यादा फ्लो होंगे तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो अपने अप्लायंसेस को क्या हो सकता है? नुकसान। उस नुकसान से बचाने के लिए क्या करेगा? ये जो फ्यूज नाम की ये जो बला होती है, ये अपना बलिदान दे देगी। सर्किट से पहले ये बलिदान दे देगी। कौन जलेगा सबसे पहले? फ्यूज। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट सर्किट से कम होता है। सर्किट से मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये जल गया तो आगे इलेक्ट्रिक करंट जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो अपने अप्लायंसेस खराब होंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा था कि एज ए सेफ्टी डिवाइस काम में लिया जाता है, एज ए सेफ्टी डिवाइस काम में लिया जाएगा। देखो नेक्स्ट, हीटिंग एलिमेंट्स जितने भी हैं, ये एडवांटेज बढ़ रहे हैं हम इसके। हीटिंग एलिमेंट्स जितने बात करें, हीटर, आयरन, और भी बहुत सारे। हीटर हो गया, आयरन हो गया, सब किस पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आयरन सभी ने देखा है, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, अब गैस पे रख के गर्म करते हो क्या अपने आयरन को? ये किया कभी? गैस पे गर्म किया, फिर कपड़ों पे किया, फिर गैस पे गर्म किया, कपड़ों पे किया? नहीं किया ना। हम क्या करेंगे? आयरन को देंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो चार्ज फ्लो होंगे, चार्ज की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट की वजह से आयरन, उसकी वजह से आयरन जो है वो गर्म हो जाती है। अब दूसरा देखना, हीटर। हीटर की बात करेंगे तो अपने घरों में देखना जो देसी हीटर लगे हैं, पुराने जुगाड़ जो हैं, वो कुछ ऐसे राउंड से करके उसके अंदर ऐसे 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 करके वायर लगा होता है। क्या होता है? ऐसे ऐसे कुछ वायर होता है, ये होता है कि नहीं होता? बोलो, देखा होगा कहीं? वायर होता है, गोल सा होगा ऐसे व्हाइट से कलर का, अंदर उसके वायर से लगे हुए जाल होगा वायर का पूरा, और इसका जो एक वायर निकल के आएगा बाहर। क्या निकल के आएगा? वायर बाहर निकल के आएगा, और ये इसको हम यूज करते हैं सॉकेट में लगाने के लिए। जैसे ही हम सॉकेट में लगाएंगे, कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ सेकंड्स बाद, यानी लगभग 1 मिनट के बाद मान लो, 2 मिनट के बाद मान लो, ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है। क्या होता है? बिल्कुल लाल हो जाता है, गर्म, बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा। जो अंदर इसके वायर लगे हैं, जो ये राउंड राउंड आपने मैंने ड्रॉ किए हैं, इसको बोलते हैं कॉइल। क्या बोलते हैं? कॉइल। और इसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। याद रखना, कॉइल होती है हीटर के अंदर लगी हुई, कॉर्ड होता है जो हीटर को इलेक्ट्रिक सॉकेट से कनेक्ट करता है। चलो जी, ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी तो। अब क्या आएगा कि भी ये लाल क्यों हुआ, जला क्यों नहीं? तो हम कहेंगे इसकी जो रेजिस्टिविटी होता है ना, ये बना होता है जी नाइक्रोम का। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। निकल और क्रोमियम का अलॉयज होते हैं ये, निकल और क्रोमियम का अलॉयज है ये। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? याद है क्या? रो ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा का मतलब चार्ज का फ्लो बहुत कम, चार्ज का फ्लो बहुत कम होने का मतलब चार्ज के फ्लो होने में डिस्टर्बेंस ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा।
जिसको आप हिंड्रेंस बोलते हो, वो ज्यादा, ठीक है जी। अगर वो ज्यादा तो एनर्जी कहाँ जाएगी, हीट होएगी, हीट होएगी तो अपना जो हीटर होता है वो हो जाता है लाल एकदम, जिसको हम बोलते हैं रेड हॉट। याद रखना ये बना होता है ऐसे अलॉयज का जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, उसका जवाब भी आप ही दोगे कि जब आप इलेक्ट्रिकल हीटर को सॉकेट में लगा देते हो तो केवल ये कोयल रेड हॉट क्यों होती है, केवल कोयल ही रेड हॉट क्यों होती है, कोल्ड रेड हॉट क्यों नहीं होती, लाल क्यों नहीं हो जाती, बिल्कुल लाल बम क्यों नहीं हो जाती है, मतलब गर्म क्यों नहीं होती? बात करेंगे, आप कमेंट करेंगे इसका जवाब। बता चुका हूं अभी, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ऐसा करके कुछ होगा, नहीं होगा तो कमेंट कर देना, हम करेंगे ये काम, फिर आप नहीं बताओगे हम बताएंगे। चलो जी, इसके बाद बात करेंगे पावर की। हीटिंग इफेक्ट के लिए याद रख लेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो थोड़ा सा पढ़ा देते हैं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा फील करोगे कि हमने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को पढ़ा। When an electric current is passed through a conductor, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, it generates heat due to the hindrance caused by the conductor। जो बाधा, प्रतिबाधा, समस्या, दिक्कत, परेशानी कंडक्टर ने खड़ी की है उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, हीट। टू द फ्लोइंग करंट, द वर्क डन इन ओवरकमिंग द हिंड्रेंस टू करंट जनरेट्स हीट इन दैट कंडक्टर। अब देखो जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत, परेशानी, हिंड्रेंस, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, सीधी सी बात यही, उसकी वजह से चार्ज फ्लो होने में दिक्कत आएगी, चार्ज फ्लो होने में दिक्कत आएगी तो क्या जनरेट करेगा वो कंडक्टर, हीट जनरेट करेगा। इसे कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो जी हम बात करेंगे पावर की, बस चैप्टर खत्म होने को है आपका, धीरज बनाए रखें। पावर, पावर क्या होता है, तो पावर 9th क्लास का चैप्टर लगता है आपके, वर्क एनर्जी पावर। पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा हो तो हम पावर के बारे में इतना तो पढ़ ही लेंगे कि आपका काम चल जाए। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन। अब रेट वर्ड से तो आप परिचित हो ना, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, तो हम क्या कहेंगे, W अपॉन टी, P इज इक्वल टू W अपॉन टी। चलो, और क्या होती है, रेट ऑफ वर्क डन, काम करने की क्षमता, कितने टाइम में कितना वर्क डन कर सकते हो, दैट इज पावर। चलो ठीक है जी। अब एक है ना, छोटा सा दिमाग लगाओ और दिमाग के जो घोड़ों को दौड़ाओ, काम पे लगाओ उनको, सोच के बताओ कि वर्क आपने सबसे पहले इस चैप्टर में वर्क नाम का वर्ड कब सुना था, सबसे पहले कब सुना था, याद आ रहा है? नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो देखी नहीं आपने, देखा करो। सबसे पहले पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। क्या था ये भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग द स्पीड ऑफ चार्ज नाउन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। याद आया, रिफ्रेश हुआ माइंड, होगा और होगा। W की वैल्यू कैलकुलेट करो यहां से, क्या आएगा, W इज इक्वल टू क्यू वी, पुट करो यहां, P इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन टी। अरे 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 रुको एक बार, कोई परिचित आया है फिर दोबारा, बताएगा इसका, जानते हो? इलेक्ट्रिक करंट पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का क्या आएगा, P इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्या I इज इक्वल टू क्यू अपॉन होता है, क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम, जानेंगे जी, क्या आ जाएगा, वी आई। अरे बोलो आया कि नहीं आया? तो पावर का एक फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू W अपॉन टी, एक आ गया P इज इक्वल टू वी आई। चलो जी, एक और देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। क्या कहता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V की जगह पुट करना भैया, P इज इक्वल टू, V की जगह रखोगे तो आई आर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये आई पड़ा इससे, क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर।
बार बार जोर दे के फॉर्मूले याद करने की इसलिए कह रहा हूं कि पीछे के 5 साल के 10 साल के जितना मन करे ना उतने के सीबीएसई के किसी भी बोर्ड के एग्जाम पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन पूछेगा इस पर डेफिनेट। चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, चाहे पावर हो, चाहे हीटिंग इफेक्ट हो, चाहे इसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी। इन 5 टॉपिक में से कन्फर्म एक क्वेश्चन पुटअप होगा और कम से कम 3 नंबर का। 3 नंबर लाना चाहते हो तो देखो क्या आएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर है, आर आ गया। फॉर्मूला आ गया, एक तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, दूसरा P इज इक्वल टू वी आई, तीसरा आ गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट करना एक बार, तो ये तो V अपॉन आर आएगी ना, तो आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। ये उठा के इसमें रखना आई की जगह, P इज इक्वल टू आई की जगह रखेंगे तो V अपॉन आर की होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर, क्या हो गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कट गया, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। बोलो एक फॉर्मूला और आया कि नहीं आया, तो बोलो आया कि नहीं आया, आया। फॉर्मूले हो गए अपने पास पावर के 4। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। से पहले कि हम आगे बढ़े, दिमाग में एक बात बिठाओ कि एनर्जी और वर्क दोनों एक दूसरे की रूप है, दोनों एक दूसरे की रूप है। 9th क्लास में थोड़ा सा ढंग से पढ़ लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात, अगर बताया ना तो बहुत ही अच्छी बात है। वर्क और एनर्जी एक ही चीज है। और जो हम हीट 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 जब से करेंगे, ये क्या है, हीट हीट जब से करेंगे एनर्जी तो है, हीटिंग एनर्जी। तो हम P की जगह ये जो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी था, एक शॉर्टकट और देखो इसका, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू को रिप्लेस करो किससे, E से, क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही चीज होते हैं। और एनर्जी को करो हीटिंग एनर्जी से रिप्लेस, तो क्या आएगा, P इज इक्वल टू एच अपॉन टी। बोलो आया कि नहीं आया, आया। पूछूंगा ये दोबारा आगे काम आएगा। अभी H की वैल्यू निकालना है, या आप देखो H की वैल्यू अभी आई थी, एक याद हो तो पीछे माइंड को रिफ्रेश करें। पी एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, आई स्क्वेयर आर टी अपॉन टी। ये ऊपर नीचे सेम डिजिट देख के खुश होते हो ना, काट दो तो। पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अरे हम तो यहां गए, तो फिर चेंज करते रहो, फिर आ जाएंगे ये फॉर्मूले। कैसे भी करो, मर्जी आपकी है, करो बस। टॉपिक देखो, कमर्शियल यूनिट वर्ड सुना है क्या आपने, कमर्शियल यूनिट। कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा है घर पे, वहां ये नहीं आता कितने आपने एम्पियर खर्च किए हैं, कितने वोल्टेज आए, नहीं आता ये। वहां लिखा हुआ मिलेगा आपको के, डब्ल्यू और एच। अच्छा अभी तक नहीं की, अरे ये वर्ड तो देखा होगा, ये देखा है कि नहीं देखा। यूनिट, आपके इतने यूनिट कंज्यूम हुए, फलानी गवर्नमेंट ने इतने यूनिट फ्री कर दिए। अरे वो यूनिट क्या है, के डब्ल्यू एच। तो के डब्ल्यू एच को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट है ये, व्यापारिक मात्रक है ये कमर्शियल यूनिट। तो जी के डब्ल्यू एच होता क्या है, तो इसके लिए आप माइंड को थोड़ा सा शांत रखो, करेंगे। अभी याद है कि P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी लिखा था, याद है। डब्ल्यू को किससे रिप्लेस कर रहे थे भी, अभी मन में आया था ना रिप्लेस करने की, किससे कर रहे थे, E से। हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू ई अपॉन टी। ई का फॉर्मूला लेके आना, तो वही बात ये है क्या, ई एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट क्या होती है इसकी, जूल। एक और क्या होती है, अर्ग। बड़ी क्लास में पढ़ोगे, टेंशन ही नहीं लेनी। पी की बात करो, पी का फॉर्मूला, सॉरी पी की यूनिट, पावर की यूनिट होती है वोट। क्या होती है, वोट। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट और पावर की वोट। वो डब्ल्यू एच टी वाला नहीं, डब्ल्यू ए डबल टी, वोट। ठीक है जी। अब आयो यहां पे, पावर की यूनिट वॉट और टाइम की सेकंड।
होती है कि नहीं होती है? होती है। अब हमें कमर्शियल यूनिट में जाएंगे तब हम छोटी मोटी यूनिट की बात नहीं करेंगे, यूनिट को बड़ा कर दो। अब क्या करो, बड़ा कर दो यूनिट को, वाट को चेंज कर दो आप किलो वाट में। किसमें? किलो वाट में। ये बड़ी यूनिट है कि नहीं है? और ये जो बड़ी यूनिट करने का दिमाग है ना, केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट में लगाना, बाकी जगह ऐसा यूनिट काम में लेंगे किलो वोट। तो सेकंड को बड़ा नहीं करेंगे जी, करेंगे मिनट कर दें, और बड़ा आवर कर दें। क्या बात बन गई बात। किलो से उठाया के, वॉट से उठाया डब्लू, आवर से उठाया एच, किलो वॉट आवर। ये होती है ये बीमारी। ये जो किलो वॉट आवर जिसको आप यूनिट कहते हो, वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है कमर्शियल लेवल पर। उसमें जो एनर्जी यूज की जाती है, सॉरी जो पावर यूज की जाती है, पावर का जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज किलो वोट, एंड टाइम का जो यूनिट यूज किया जाता है दैट इज आवर। तो किलो वॉट आवर पता चल गया। अब ये क्यों किया जी? अब ये इसलिए किया क्यों? अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन देखो, एक समझ में आ जाएगा। तो देखें ये क्वेश्चन, तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, लिख देता हूं, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड और 100 वॉट ऑपरेट्स, चलता है 8 आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटे चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट? व्हाट इज द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ द एनर्जी? कौन सी एनर्जी है भाई? ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज एट RS या ₹3 पर यूनिट। हेलो, गौर करें, ये आ गया आप बड़ा फेवरेट यूनिट। ये वो यूनिट, मात्रक को हिंदी अंग्रेजी में नहीं लिखा इसने, यूनिट है ये, यूनिट है KWH। गौर कर लें इस पर, ये यूनिट क्या है? KWH, किलो वॉट आवर। अब देखो क्या दिया हमें, 400 वॉट, वॉट का मतलब पावर है ये, P इज इक्वल टू 400 वॉट, ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, एक दिन में 8 घंटे चलता है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज? तो भाई टाइम बताओ आप, मेरे को दिमाग लगाओ टाइम के लिए। एक दिन में 8 घंटे, टोटल दिन चलाना अपने को 30 डेज, टोटल कितने हो गए? 240 आवर हो गए कि नहीं हो गए? सर ये टाइम 240 आवर तो समझ में आता है बात, ये वॉट, वॉट नहीं चाहिए हमें, चाहिए किलो वॉट। तो किलो वॉट में चेंज कर दो, करना नहीं आता क्या? आता है। कैसे करेंगे इसको? कैसे करें? तो हम कहेंगे इसको चेंज कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दें भाई, 1000 से डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा? 400 अपॉन 1000। अब आ गया ये किलो वॉट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया? 4/10, और 4/10 यानी 2/5, 2/5, और इसको आप लिख सकते हो 0.4 वॉट। कितना है ये? 0.4 वॉट। डायरेक्ट यहां से लगा सकते थे 0.4, हो गया। अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? अभी देखा था ना, E इज इक्वल टू PT, सोचना ही नहीं कुछ। P की वैल्यू 0.4, टाइम की वैल्यू 240 आवर, मल्टीप्लाई करना, मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, 96 यूनिट आएगी। कितनी आएगी? 96 यूनिट। ये हिंदी में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये यूनिट बोल लूंगा मैं, यूनिट बोल लूंगा कुछ और आप यूनिट समझोगे कुछ और। ये यूनिट वो है KWH वाली, या इसको आप थोड़े से और अच्छे तरीके से देखो। हम सर लिखेंगे नहीं यूनिट, हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे KWH, ठीक है।
यानी 96 यूनिट खर्च कर ली। एक रेफ्रिजरेटर 8 आवर पर डे ऑपरेट होता है तो 30 डेज में, और जिसकी पावर है 400 वॉट। ओके, अब हमें पूछा टोटल कॉस्ट, हम तो क्या कह देंगे, टोटल कॉस्ट कहो या जो बिल आता है वो कहो, टोटल बिल कह दो या क्या कह दोगे, कॉस्ट। तो एक यूनिट के हैं 33 रुपीज, तो टोटल यूनिट कितनी है 96, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, ये आएगा क्या 288 आएगा क्या, 288 रुपीज। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया जी। चैप्टर आपका खत्म, थ्योरी फिनिश। अब एक वीडियो आएगी जिसमें आएंगे टोटल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल। आप एनसीईआरटी अगर खोल के देखी हो तो ग्रीन से ब्लू के ग्रीन करके बॉक्स हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल शुरू से लेके लास्ट तक टोटल क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। बस ध्यान में एक बात रहे, हाथ में पेन, दूसरे हाथ में नोटबुक, आगे वीडियो चलती हुई। समझ में आ गई हो वेरी गुड, नहीं आई हो दोबारा देखें, अच्छी लगी हो तो थैंक यू।